दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरेडा के मैनेजमेंट ने किया है बहुत बड़ा फैसला, एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने का। इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। सबसे जो बड़ी बात है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से भी बड़ा ऐलान किया है। एक तरह से इंडिया की इसमें किस तरह से जीत हुई है इस सेक्टर में, उसको उन्होंने कहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार इस समय पूरी तरह से और अपनी पूरी लगन से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है, जिससे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में लोगों को भी फ़ायदा होगा। ऐसे में क्या इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही 100% फंड प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाई गई कंपनी है, क्या फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल दो आते हैं। एक तो इसकी प्राइस जो है काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि सरकार ने इसकी 32 रुपये की प्राइस फिक्स की थी और आईपीओ लाया था। अब 32 रुपये का आईपीओ 50 में खुला, उसके बाद लगातार दौड़ा और 300 तक चला गया। अब इस समय 236 के आसपास है। क्या ये महंगा है या फिर आने वाले समय ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के इरेडा के कारोबार की बात करें तो 241 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग 240 के आसपास थी परसों। इंट्राडे में 242 का हाई भी बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक दौड़ता, लेकिन देख सकते हो कि सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हावी हो गई। स्पेशली एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है। नतीजा ये रहा कि स्टॉक भी नीचे आ गया। 234 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 236 के आसपास, जहाँ पे 1.48% की गिरावट, यानी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें अच्छे से तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक लगातार दौड़ा। 15 जुलाई को, जिस दिन लगभग सभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे थे, ये भी 310 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। जिसने 15 जुलाई को बिकवाली की होगी वो इस बाजार में बादशाह कहलाएगा। बहुत ही शानदार उस दिन सबका पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ था। उसके बाद बाजार में गिरावट का माहौल बना तो सारे स्टॉक नीचे आए। तो ये 310 का स्टॉक है जो गिरते हुए आप देख सकते हो कि काफ़ी नीचे आ गया और महीने के अंत तक 31 जुलाई तक आपको ये 262 के आसपास दिखाई देगा। तो 310 से 262, इसका मतलब है कि लगभग ऊपर के लेवल से 50 रुपये की भारी भरकम गिरावट हुई। और उसके बाद भी दौर तो गिरावट का था ही। अब आप उसमें देखें तो 1 अगस्त से अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइस थी वो 257 के आसपास थी, वो 6 अगस्त को काफ़ी नीचे आ गया, 235 तक आ गया। यानी एक तरह से देखें तो 4 ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट हुई, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया। आप देख सकते हो 235 से जो स्टॉक है फिर जब दौड़ा तो ये आप देख दो कि 7 अगस्त को ही फिर से 248 तक पहुँच गया और 8 अगस्त को इंट्राडे का 252 का हाई था। यानी 235 का एक निचला बॉटम बना के वहाँ से एक दौड़ अच्छी लगाई और उसके बाद इसमें रेगुलर 3-4 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही। स्टॉक फिर से 236 के आसपास आए। तो पिछली बार भी इस लेवल से इसने एक फिर से बाउंस बैक दिया था। लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है इसको, अगर बाजार ने साथ दिया तो। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इरेडा कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे एक सब्सिडीज कंपनी बना रहे जा रहे और इस सब्सिडीज कंपनी का जो उद्देश्य है स्मॉल बिजनेस और रिटेल कस्टमर को सेवाएं देना, जिसमें सोलर रूफटॉप स्कीम जो सरकार की तरफ से है उसके लिए हो, या फिर बायो एनर्जी प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब के लिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया उसके तहत यहाँ पे इरेडा एक नई कंपनी इस्टाब्लिश करने जा रही है। एक सब्सिडीज कंपनी होगी, चेयरमैन की तरफ से इसका बयान दिया गया है। तो जो मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत सारी स्मॉल और माइक्रो बिजनेस कंपनियां जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जिसमें सोलर रूफटॉप शामिल है, वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी जैसे ई मोबिलिटी जैसे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। तो उनको लेकर ही यहाँ पे टारगेट उनको करने के लिए देख सकते हो, उनको एक बैंकिंग सपोर्ट देने के लिए देखो कि चेयरमैन प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा गया कि हम एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाए जिससे रिटेल सेगमेंट में भी हम तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए और लोगों को बेनिफिट दे पाए। तो प्रदीप कुमार दास का कहना है कि अभी तक कंपनी बड़े बड़े सेक्टर के लिए ही फंड प्रोवाइड करती है, बड़े प्रोजेक्ट के, लेकिन अब रिटेल और देखो कि एमएसएमईज के लिए भी हम फंड प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस सेक्टर में जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, सरकार की तरफ से जो सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है, नई रूफटॉप स्कीम, उसका फ़ायदा लोग उठाना चाहते हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इस नई कंपनी को बनाने के भी विचार कर रहे हैं।
तो यहाँ पे प्रदीप कुमार दास का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उसको एक्सपांड किया जाए और इसके लिए नए सेक्टर में एंटर की जाए। तो अब इस समय रिटेल सेगमेंट को अट्रैक्ट करना और साथ में जो स्मॉल और मिड साइज़ के जो बिज़नेस है उनके लिए सेवाएं देना, ये एक काफ़ी बेहतर होगा और इससे लोगों को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी तक उनको फंड नहीं मिल पाता और जिससे लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं है ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। अब यहाँ पे जो प्रपोजल रखा गया उसके हिसाब से जो सब्सिडीज है वो डायरेक्टली किसी भी कस्टमर को या स्मॉल बिजनेस को फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि वो एक माइक्रो फाइनेंस फर्म के साथ में टाई अप करके उनके माध्यम से ही ये बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि एनबीएफसी उनके साथ में मिलकर टाई अप करके ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि कोई भी कस्टमर है वो सीधा इरडा से फंड नहीं ले पाएगा, उनको किसी माइक्रो फाइनेंस फर्म के साथ में या फिर नॉन बैंकिंग फर्म के साथ में एनबीएफसी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो ये क्लियर किया गया है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि इसमें माइक्रो फाइनेंस फर्म या फिर एनबीएफसी होगी जिनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। उनका ये भी कहना है कि डायरेक्ट रिटेल कस्टमर को फंड प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए देखें तो बहुत सारे अनुभव की तो ज़रूरत है, साथ में टीम की ज़रूरत होती है। वो सब एक एनबीएफसी कर सकती है, उनकी पहुंच दूर दूर तक होती है, दूर सुदूर कस्बों में होती है, इसीलिए हम उनके साथ में टाइप करेंगे। उन्होंने इसको उदाहरण के तौर पे भी बताया कि जैसे कि किसी को एक रिक्शा खरीदना, तो उसके लिए जो उसकी कॉस्ट होगी वो देख लो कि ई रिक्शा के लिए 74,000 रुपीज़ की होगी। अब ऐसे छोटी अमाउंट के लिए हम वहाँ पे फ़ंड के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन हम सीधा किसी एनबीएफसी को 150 करोड़ फंड प्रोवाइड कर सकते हैं और उस 150 करोड़ से वो अलग अलग ऐसे ई रिक्शा और दूसरे और बिजनेस के लिए वो आगे फंड प्रोवाइड कर पाएंगे और इससे वो एनबीएफसी को तो बेनिफिट होगा लेकिन हमारा भी होगा। और ये जो चैन है ये आने वाले समय में लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रेरित करेंगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इस समय जो रिक्शा ओनर है, जो रिक्शा खरीदना है, तो जो उसको इस समय बोरोइंग कॉस्ट लग रही है वो 28 से लेकर 34% के आसपास लग रही है, इसको हम 17.6% के आसपास लाने से उनको कम ब्याज पे मिल पाए लोन, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एक तरह से, और इससे आने वाले समय इरेडा को बेनिफिट होगा ही, बहुत सारा नया बिजनेस अब मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधन किया है और इसके दौरान उन्होंने G20 कंट्रीज़ को लेकर जो बात कही कि G20 कंट्रीज़ में जितने देश शामिल हैं उसमें इंडिया ने सबसे बेहतर किया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। हमने जो अपना टारगेट रखा है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 के लिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी कमर कस लिया और उसमें बहुत कुछ अचीव कर लिया हमने। एट प्रेजेंट अगर देखें इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल 446 गीगावाट की है, जिसमें आप देखें तो 195 गीगावाट का योगदान है नॉन फॉसिल एनर्जी के माध्यम से, जिससे आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ा योगदान है और इसको 500 गीगावाट तक पहुंचाने की क्षमता इंडिया चाहता है आने वाले 2030 तक। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि लगभग ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही सारे के सारे बिजनेस आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन, जिसको कम करना है, और ये जितना आप देखिए सेक्टर में सरकार का जो एक सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से सेक्टर में एक बड़ी तेज़ी की संभावना भी बनेगी, और ऐसे में इरेडा को बेनिफिट होना ही होना, और इसकी प्राइस है वो आने वाले समय बेहतर हो सकती है, काफ़ी शानदार हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना डीप में मिले उसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ नहीं बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 33% बाय की कॉल है, लेकिन सामने 67% सेल की कॉल निकल के आ रही है, 0% होल्ड की कॉल। इसका मतलब यह कि अभी फिलहाल लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर निगेटिव बना हुआ है, उसमें बिकवाली बन रही है, तो हो सकता है थोड़ा और दबाव देखने को मिले। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 234 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 224 तक सीधा स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ेगी तो फिर 215 तक भी जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 252 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 261 की संभावना बनेगी। तीसरा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 271 के आसपास, यानी स्टॉक फिर से 300 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देके अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।